हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025 बोर्ड एग्जाम में साइंस का जो पेपर आने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की विशेषता को बता देते हैं कि प्रश्न की क्या विशेषता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, मैं कई साल का पेपर इकट्ठा किया हुआ हूँ और उन सभी पेपर से जो प्रश्न बार बार रिपीटेड हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। दूसरी चीज, एक कई प्रश्न को अलग अलग रूपों में कैसे पूछता है वह भी यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम यह भी बताएंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं लर्न है, अगर सपोज कि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको क्या लिखना है, यह भी वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को समझते हैं। यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और इसकी वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड वीडियो है। ठीक है, उसको आप एक बार जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2 है, बेकिंग पाउडर जिसे खाने का सोडा कहते हैं का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है अथवा में कि आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। आपको समीकरण देते हुए यह बताना है कि धावन सोडा से आप बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस और यह सभी हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वर्जन, ये सभी चीज़ें हम अपलोडेड कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह भी उस प्रश्न को पूछने का यह दूसरा तरीका है। प्रश्न नंबर 4 है, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। कह रहा है कि भर्जन क्या है और कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर यह 4 है। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी कई साल का मैं पेपर रखा हूँ, उन पेपर से जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है उन्हीं को यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अथवा समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, संतृप्त तथा, यहाँ पे असंतृप्त होगा, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपसे प्रश्न पूछता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। देखिए, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह 2 जगह है, एक तो पहले लेसन में और एक आपका तीसरे या चौथे लेसन में है। ठीक है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे जो पूछा हुआ है, मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण दीजिए, तो यह चौथे लेसन वाला पूछा हुआ है। अगर आपको सिंपल बोला कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आप जो है दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
हाँ, अगर यह पूछता है कि मीथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तब जो लास्ट चैप्टर में आपका फोर्थ में है, थर्ड या फोर्थ में है, वह वाला आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पे मिसाल नहीं है, मीसेल है, ध्यान रखिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। मीसेल यह वर्ड है, मीसेल। मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह है। अथवा साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यह दोनों प्रश्न एक ही है, पूछने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। या मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी या साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। यह प्रश्न नंबर 9 है आपका। देखिए, यह सभी प्रश्न बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो निश्चित ही रूप से आप अपने जो आपका टारगेट है, उस टारगेट से आप दूसरी दिशा में चल रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाएं, अगर 2025 बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। स्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट से प्रश्न को लिया हुआ है, ठीक है। यानी पूरे साइंस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और जरूर लर्न करिए। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस प्रश्न का आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यह प्रश्न नंबर 11 है। आई होप कि 1 से 11 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अथवा मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 13 है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, अथवा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए, फिगर आपको बहुत अच्छी तरह बनाना है। कहीं पे भी अगर फिगर कहता है या किसी भी टॉपिक में फिगर है, अगर नहीं भी कहता है, तो आपको चित्र सुंदर सा आपको बनाना है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यह सभी प्रश्न जो है बायोलॉजी के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। प्रश्न नंबर 16 है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछ लेता है। अथवा मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। यहाँ तक सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के थे। अब यहाँ से आपका चालू होता है फिजिक्स का। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर लर्न करिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न नंबर 18 है। जैसा कि हमने बताया कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों में से कोई एक पूछता है। किरण आरेख का मतलब कि आपको पूरा चित्र बनाकर उसको समझाना है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। यहाँ पे न्यूनतम और कह सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम विचलन या न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए, यह आपको बताना है। तो यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 आपसे कह रहा है कि ओम का नियम क्या है,
इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। यानी आपको ओम के नियम को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, उसका सत्यापन करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन, यानी यह 2 अलग अलग प्रश्न है। श्रेणी क्रम अलग है, समांतर क्रम अलग है, यानी यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का आपको निगमन करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है उसको आपको लिखना है, बाएं हाथ का नियम जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त मतलब बाएं हाथ का नियम। प्रश्न नंबर 23 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए, अथवा उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, यह आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या 23 है और यह सभी प्रश्न पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को करके जाना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, अब एक बात हमने आपसे पीछे बोला है, जब वीडियो हम स्टार्ट किए हैं तो बोले हैं कि अगर प्रश्न 9 लर्न हो तब क्या करना है, अगर कोई प्रश्न 9 याद हो तब क्या करना है। तो देखिए 2 बातें हैं। अगर सपोज फिजिक्स वाले पार्ट में कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, थोड़ा सा थियरी पूछेगा और फिर न्यूमेरिकल पूछ देता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, चाहे ओम का नियम क्या है और आगे फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछ दिया, प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो भी थियरी पार्ट उस क्वेश्चन में से जिस भी टॉपिक के बारे में कोई एक पॉइंट आपको मिल गया कि उसके बारे में आपको पता है, जैसे मान लीजिए समांतर क्रम आया वर्ड और उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप समांतर क्रम के बारे में पूरा लिख दें। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं पता है, ठीक है, तो अगर आप पूरा सिलेबस अपना तैयार किए रहेंगे, अब मान लीजिए कि वह सपोज प्रकाश वाले चैप्टर से है, ठीक है, प्रकाश वाला जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट, उस वाले चैप्टर से है, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रश्न पूछा तो उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं, आप देखेंगे तो आपके बुक में के एंड में दिया रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर का, लेसन का, ठीक है, तो उन पॉइंटों को उस प्रश्न के अंतर्गत आप लिख सकते हैं उस लेसन का। ठीक है, अगर मान लीजिए लेसन के बारे में अब प्रश्न ही नहीं पता चला कि क्या है, कहाँ से आया हुआ है, तब तो अलग की बात है, लेकिन आपको अगर पता चल गया है कि इस लेसन का है तो उस लेसन के की पॉइंट को आप वहाँ पे लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप आंसर लिखेंगे, मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है, आपने खूब सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा, तो एग्जामिनर एटलीस्ट पिछला में का तो कुछ काटेगा नहीं, और 3 में से अगर आपने बढ़िया से लिखा हुआ है और सीक्वेंस उसका अच्छा है तो हो सकता है आपको 1 या 1.5 नंबर उसमें दे ही दे। तो अगर आपको 1-1.5 नंबर वैसे ही मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर उसके बाद भी अगर प्रश्न नहीं पता है तो आप क्या करिए, ऊपर के जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं सब में का 2-2, 3-3 लाइन उठाइए और उस प्रश्न के बाद उस प्रश्न को लिख दीजिए, ताकि छोड़ने से अच्छा यह है कि आप कुछ लिख कर आइए। अगर लिखे रहेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप मेरी बात को समझ गए होंगे और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छी तरह तैयारी करें, जमकर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी 90+ मार्क्स गेन कर सके। आपकी डेट शीट भी आ गई है, जैसा कि आपको पता होगा। आपको अपने पेपर के डेट भी पता चल गए। फरवरी से आपका एग्जाम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो अपना डेट शीट देख लीजिए और अपने पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी तेज कर दीजिए। अब समय आपके पास बहुत कम है, जग जाइए और लग जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।